ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है, ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक
बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है पठवाना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया, आर्टिकल 4 इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, मैं अभी ये फैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहाँ डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर, ये कोई तरीका नहीं है सर। वक्फ बोर्ड का क्रिएट करना एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्रिएट करता है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। नो, बैठिए। माननीय मंत्री जी, सूची है 2013 की बताना अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं सर। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य,
आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज में ठीक नहीं हो, आवाज में ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज को जवाब देंगे सर? इसमें मैं कई केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community. ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawali's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawali are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय का यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ?
ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर, स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्फ एक सर, हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए, मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको
सेटल करने के लिए, जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला